हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज फिर हम एफ.वाई. बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का एक और चैप्टर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब बच्चों, ये भी नाम आपका सुना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपने कहाँ पढ़ा था? ये भी आपने 12th में किया था अंडर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हाँ, इस एफ.वाई. बीकॉम में एक एक फॉर्म ऑफ मार्केट को हम कंप्लीट डिटेल में एलैबोरेट स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में मोनोपोली देखा था, अब इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसे हम कहते हैं एक रियलिस्टिक मार्केट कंडीशन जो हमें दिखाई देती है सराउंडिंग मार्केट्स में। अब इस मार्केट में क्या फीचर्स हैं, ये शॉर्ट नोट में आता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो ऑलरेडी आपका 12th में किया हुआ है। आज हम थोड़ा इसको और पॉलिश कर देंगे इन शॉर्ट, लेकिन डिटेल में देखना है तो आप 12th के उस वीडियो को देख सकते हो, सेम रिपीटेशन है। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसके साथ कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यानी शॉर्ट रन में अगर किसी फर्म का जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हिस्सा है उसका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, और वही फर्म जो है वो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और अगर वो लॉन्ग पीरियड में है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, जो आज हम सीखेंगे वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो मैंने कहा प्रैक्टिकली ये एक रियलिटी इन नेचर रहता है जो हमें आसपास के सराउंडिंग मार्केट्स में दिखाई देता है। हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट का मोनोपोली पावर एंजॉय करता है। ये जो कंपटीशन है वो ब्लेंडिंग है, मिक्सिंग है टू कंपटीशन का, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन। इस कंपटीशन को डेवलप किसने किया? इस कंपटीशन को मेन इस कंसेप्ट को जिस पर्सन ने पूरी तरह से सिस्टमैटिकली डेवलप किया, द क्रेडिट गोज टू टू इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट। एक तो था दैट इज E.H. चैम्बरलिन ने डेवलप किया 1933 में इन हिज बुक दैट इज द थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसमें डेवलप किया जो आपने 12th में भी पढ़ा था। लेकिन इस साल हम एक नाम और जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि 1933 में ही एक और इकोनॉमिस्ट दैट इज मिसेस जॉन रॉबिन्सन, उसने भी एक बुक जो था वो दिया था दैट इज इकोनॉमीज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। वो भी 1933 में ही बुक आया था और उस बुक में भी मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंसेप्ट को डेवलप किया था। नाउ ये जो कंपटीशन है ये हमारे इकोनॉमी में चैम्बरलिन ने हमें जो है वो शुरुआत करके, यानी एक नया कंसेप्ट एक मार्केट का बताया, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से सराउंडिंग में हमें जो मार्केट दिखाई देता है वो परफेक्ट नहीं होता है या प्योर मोनोपोली नहीं होता है, दोनों का ब्लेंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है। यानी गुड फीचर्स ऑफ परफेक्ट, गुड फीचर्स ऑफ मोनोपोली जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहले अगर सपोज एक शॉर्ट नोट आया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो बच्चों आप इजीली लिख पाते हो। अब जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन बता दिया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। ये एक रियलिस्टिक यानी एक्चुअल प्रैक्टिकल मार्केट है जो हमें दिखाई देता है आसपास। देन ये जो है मेन कंसेप्ट मोनोपोलिस्टिक मार्केट का डेवलप किसने किया, दैट इज E.H. चैम्बरलिन ने। आप चैम्बरलिन भी लिखते हो, प्रोफेसर चैम्बरलिन, देन टू इट्स ओके। उसने डेवलप किया था इन हिज बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन 1933 में। और मैंने जैसे दूसरा कहा कि इट इज़ आल्सो डेवलप्ड बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन। उन्होंने भी 1933 में ही बुक दिया था इकोनॉमीज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, नाउ जब हम इस मार्केट में देखते हैं तो चैम्बरलिन का क्या कहना है कि ये मार्केट में हमें क्या दिखाई देता है। आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको मैंने इन शॉर्ट लिखा MC, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट रेफर्स टू कंपटीशन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये एक लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के बीच में कंपटीशन है जो प्रोड्यूसिंग है क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। यानी जो सब्सटीट्यूट है वो क्लोज सब्सटीट्यूट है, लेकिन हम उसको परफेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं है, होमोजीनियस नहीं, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स देख लो,
डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल हैंडसेट ले लो, इनकी कंपटीशन, या ऑयल की आप कंपटीशन देख लो, ये जो कंपटीशन है, सॉफ्ट ड्रिंक की कंपटीशन आप देख दो, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी में दिखाई देते हैं जैसे टूथपेस्ट है, उनकी कंपटीशन देख लो, तो वो मोनोपोलिस्टिक है। These producers are selling close but not exactly सेम जो है वो प्रोडक्ट है। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे मार्केट अलग अलग सेलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ परफेक्ट मोनोपोली नहीं है कि एंटायर मोनोपोली एक ही सेलर के हाथ में गई, नहीं, इसमें क्या है, मार्केट अलग अलग सेलर में डिवाइड हो जाता है। जिसको जो प्रोडक्ट की टेस्ट पसंद आती है, डिज़ाइन पसंद आता है, क्वालिटी पसंद आती है, वो उसको यूज़ करता है। और उसमें काफ़ी जो है उसकी कभी प्राइस कभी क्वालिटी, उससे वो अफेक्टेड रहता है। जैसे अब अगर हम लोग मॉल में जाते हैं, अब उसमें हम क्या देखते हैं कि सपोज मुझे सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, तो कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक में मुझे अच्छा जो चॉइस है, यानी क्वांटिटी अच्छी मिल रही है लेकिन प्राइस कम मिल रही है, तो आई विल पिक दैट बॉटल। चाहे वो पेप्सी हो, चाहे थम्स अप हो, या कोको कोला हो, मुझे तो घर में अपने गेस्ट को सर्व करना है, तो आई विल पिक दैट बॉटल जहाँ में मुझे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आई एम इक्वली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट। यही सेम होता है सोप्स में, यही सेम होता है शैम्पूज़ में, यही सेम होता है ऑयल में, यही सेम होता है टूथपेस्ट में, जो हमको ऑफर देगा, क्योंकि ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर इक्वली सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ कंपटीशन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ओके बच्चों, अच्छा अब देखते हैं इसके फीचर्स। अब फीचर्स जैसे हमें दिखाई देता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो है, लेकिन उतने लार्ज नहीं जितना परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितना परफेक्ट में, यानी लिमिटेड सेलर्स हमें दिखते हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर वॉज देयर, यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जैसे हमने परफेक्ट में देखा था। तो इसके लिए कहीं कहीं आपको हेडिंग ऐसा भी दिखाई देता है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यानी इनफ हमें जो सेलर्स हैं वो दिखाई देते हैं। एक कस्टमर को एक वाइड वैरायटी, एक चॉइस, एक ऑप्शंस मिल जाता है। इसके लिए कस्टमर अपने टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस और इनकम के हिसाब से चीज़ परचेज कर लेता है। और कोई एक सिंगल जो सेलर है, ही कैन नॉट अफेक्ट ऑन द प्राइस, क्योंकि इस मार्केट में अगर हम बात करें प्राइस की, इंडिपेंडेंट पॉलिसी, आउटपुट कितना कौन प्रोवाइड करेगा वो भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, कोई किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे होता है एब्सेंस ऑफ इंटर डिपेंडेंस, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। ईच एंड एवरी सेलर एंड प्रोड्यूसर दे विल मेक देयर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसी रिगार्डिंग देयर प्राइस या आउटपुट। सेकेंड है वैसे ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे बायर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे बायर्स उतने ज़्यादा नहीं जितने फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि सपोज़ कुछ लोग हैं जो पेप्सी कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग हैं कोको कोला पीने वाले हैं, कुछ लोग हैं थम्स अप पीने वाले हैं, तो बायर्स थोड़े डाइवर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन बायर्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए एक सिंगल बायर किसी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। थर्ड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इस मार्केट का ये भी एक स्पेशल फीचर है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम द राइवल के प्रोडक्ट से, चाहे वो ब्रांड नेम हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे उसका कलर हो, चाहे उसका शेप हो, डिज़ाइन हो, फंक्शंस हो, वर्किंग हो, सब अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट में हर प्रोड्यूसर चाहता है मेरा प्रोडक्ट दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में डिफरेंट दिखे, डिफरेंशिएट दिखे, चाहे वो ब्रांड नेम हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे उसका पैकेजिंग हो, चाहे उसका डिज़ाइन हो, चाहे उसका कलर हो, वो अलग दिखना चाहिए। यानी मेरा प्रोडक्ट हमारे मार्केट में उसको डिफरेंशिएट करना आसान हो, यानी दूर से ही पता चले ये प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करता है इस कंपनी। तो इसके लिए हमेशा हर एक सेलर जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट डिज़ाइन लुक देने की कोशिश करते हैं, जो इस मार्केट का एक बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है फ्री एंट्री और एग्जिट। अब इस मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो एंट्री बैरियर, जैसे हमने मोनोपोली में देखा था। यहाँ पे अगर सेलर को लगता है कि आई एम एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन, आई कैन स्टैंड इन द मार्केट, दे कैन फ्रीली इंटर इन द मार्केट।
दे कैन अर्न द प्रॉफिट। लेकिन अगर उनको लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड फेस द कॉम्पिटिशन, दे मे एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। उनको लगता है अभी हम थोड़ा लॉसेस सफ़र कर रहे हैं, अभी हम कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मार्केट छोड़ के इजीली बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेलिंग कॉस्ट। अब इस मार्केट की अगर जान है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिक स्पेशल फीचर है तो वो है सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हम लोग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट है, इट इज़ कॉस्ट इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट द सेल। सेल को प्रमोट करना है। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इसी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारे इस पूरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जर्नी में हम बच्चों देखेंगे कि आज तो हम देख रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे एंजॉय करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पार्ट में देखेंगे सेलिंग कॉस्ट, जो मैंने अभी अभी कहा इट इज़ द मेन यूनिक फीचर। इसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे मोनोपोलिस्टिक को बेनिफिट्स जो है वो मिलता है बिकॉज ऑफ सेलिंग कॉस्ट, उसके हम इफेक्ट्स देखेंगे विथ डायग्राम के साथ। फिर हम देखेंगे इसी सेलिंग कॉस्ट का एक और हिस्सा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या प्रॉज एंड कॉन्स है वो भी देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे इतनी अच्छी कंपटीशन, लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके बच्चों, तो सेलिंग कॉस्ट यानी जब हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके लिए हम हैवी एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, एग्जीबिशन पे, होर्डिंग पे, मार्जिन देना प्रोड्यूसर्स को, डीलर को, कभी कभी कंज्यूमर्स को कुछ हमें अपने डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, ऑफ़र देने पड़ते हैं, फ्री सैम्पल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, विंडो डिस्प्ले करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, एजेंट्स को हमें पैसा देना पड़ता है, सेल्समैन को हमें कमीशन देनी पड़ती है। ये सब क्या है बच्चों? सेलिंग कॉस्ट। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रोड्यूसर को सेल ज़्यादा मिलती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्लोज सब्सटीट्यूट। अब ये जो क्लोज सब्सटीट्यूट हमें दिखाई देता है, हमें इस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट भले नहीं हो लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट तो है। कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे थम्स अप हो चाहे पेप्सी है, थोड़ा बहुत उसकी जो टेस्ट में हमें डिफरेंस दिखाई देता है, बट वी आर इक्वली सेटिस्फाइड। टूथपेस्ट है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कॉलगेट है या पेप्सोडेंट है या क्लोजअप है, वी आर यूजिंग इट एज पर अवर चॉइस। जो हमें अच्छा ऑफर देता है वी आर इक्वली सेटिस्फाइड फ्रॉम दैम। तो इसके लिए यहाँ पे वो चीज़ें क्लोज सब्सटीट्यूट, तो भाई कस्टमर के लिए एक वैरायटी अवेलेबल होती है। स्पेशली जब हम मॉल में जाते हैं, वी विल सी दैट वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम प्रोडक्ट, यू विल सी दैट, यानी एम्पल्स ऑफ वैरायटी हमें मिल जाती है, यानी काफ़ी अच्छे क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। देन कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। ना इस मार्केट में जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज ग्रुप। अब ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? ये जो कंसेप्ट था वो डेवलप किया था हमारे इकोनॉमिस्ट दैट इज चैम्बरलिन, क्योंकि चैम्बरलिन का ही कहना था कि इस मार्केट में हमें दिखाई देता है ग्रुप इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे फर्म्स हैं, लेकिन वो जो फर्म्स हैं वो इस इंडस्ट्री का नहीं, ग्रुप का हिस्सा है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटेड, लेकिन एक क्लोज सब्सटीट्यूट है, लेकिन उनके प्रोडक्ट क्या है? डिफ्रेंशिएटेड है। तो वो अपने उस प्रोडक्ट का जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, दो दे आर कॉम्पिटिटर्स, दो दे आर राइवल्स, लेकिन वो ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, अब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका अपना ग्रुप बना हुआ है। या इवन हम लोग देखते हैं क्लॉथ मर्चेंट हैं, उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। फ्रूट मर्चेंट्स हैं, उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। जो वेजिटेबल मर्चेंट्स हैं, उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। या ग्रेन, फूड ग्रेन जो सप्लाई करते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन ग्रुप। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कि रियलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें हम एक ग्रुप देखते हैं। इसमें ग्रुप में क्या है? सेम लाइन ऑफ जो बिजनेस करते हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। दो दे आर राइवल्स, लेकिन अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आया तो दे विल कम एंड यूनाइट
एंड दे विल ट्राई टू फाइट विथ, सपोज अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स जो है वो फ्रेम कर लेते हैं जो उनके प्रॉफिट्स को हर्ट करते हैं, तो दे कैन ईजिली निगोशिएट विथ देयर यूनिटी विथ द गवर्नमेंट। तो ये ग्रुप हमें दिखाई देता है बच्चों, यानी कि यूनिटी दिखाई देती है, कि यूनियन है जो हमें इसमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड का। जैसे हमने मोनोपोली में देखा था नेचर ऑफ डिमांड का, अब इस मार्केट में भी हमें डिमांड का किस तरह से दिखाई देता है बच्चों, दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ स्लोपिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर भी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, लेकिन अगर मैं दिखा दूँ, अगर सपोज अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, चलो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको दिखा दूँ। अगर मोनोपोली है तो वो थोड़ा स्टीपर रहता है, लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो वो थोड़ा इलास्टिक रहता है, यानी फ्लैटर रहता है। अब इस कंपटीशन में अगर वो प्राइस हाई रखेगा, सपोज प्राइस हाई है ओपी, तो लेस क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। लेकिन अगर हम प्राइस को कम करते हैं, अगर वो सप्लायर अपने प्राइस को कम कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मोर क्वांटिटी विल बी एंजॉयड। यानी इस कंपटीशन में भी डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे और इसमें हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे हम इसमें स्पेशली दिखाते हैं कि ये दो मार्केट का ब्लेंडिंग है, एक है परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली कंपटीशन, दोनों का हिस्सा हमें दिखाई देता है। अच्छा, अब हम देखते हैं जब हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल इस मार्केट में अचीव करते हैं, तो उस इक्विलिब्रियम के लिए क्या अजम्पशन है जो हमें चैम्बरलेन ने बताए हैं, या जो हमारी मिसेस जॉन रॉबिन्सन है उन्होंने क्या अजम्पशन लिया है कि इस मार्केट में जब प्रोड्यूसर सेलर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन एंजॉय करता है तो उसके क्या अजम्पशंस होते हैं। अब ये भी अजम्पशन बच्चों बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कल भी हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो मोनोपोली देखा था कि जो मोनोपोली के लगभग फीचर्स हैं वही अजम्पशन का काफ़ी सिमिलर हिस्सा भी बनते हैं। सेम ही अजम्पशन में हम क्या देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर, लेकिन दे आर एक्टिंग, दे आर वर्किंग, दे आर बिहेविंग इंडिपेंडेंटली ऑन इन हिज ओन स्फीयर। वो अपने मार्केट में इंडिपेंडेंट अपनी प्राइस पॉलिसी बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंट आउटपुट कितना सप्लाई करना है वो खुद डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से दे आर बिहेविंग क्या, इंडिपेंडेंटली, यानी वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बिहेव करते हैं इन दिस मार्केट। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स जो है वो हमें इस मार्केट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है फर्म्स का डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो हमने मोनोपोली में भी देखा था, सेम डाउनवर्ड, लेकिन ये थोड़ा क्या है, इलास्टिक, ये फ्लैटर है। जबकि मोनोपोली में एक ही सिंगल सेलर है, इसके लिए वो क्या था, रिलेटिवली इन इलास्टिक। थर्ड दिखाई देता है कि प्रोडक्ट विथ ईच सेलर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हिज राइवल का प्रोडक्ट, क्योंकि हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन, ब्रांड, पैकेजिंग देने की कोशिश करता है। देन द कॉस्ट कर्व जो है ऑफ ईच फर्म, हर फर्म का जो कॉस्ट कर्व है यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इट इज़ डिफर विथ ईच अदर, हर एक की अलग, हर एक की कॉस्ट जो कर्व रहता है वो ज़रूरी नहीं होमोजीनियस हो, इट में भी हेट्रोजीनियस, अलग हो सकता है। कोई एक प्रोड्यूसर है जिसकी इफ़िशेंसी काफ़ी अच्छा है, वो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करता है, किसी के पास नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हर एक का कॉस्ट का जो है ईच फर्म का इस मार्केट में हमें डिफरेंट दिखाई देता है। देन ईच सेलर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हर एक सेलर कोशिश करता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम अर्न करने का, जो हर सेलर का मेन एम होता है। और उसके लिए वो क्या करेगा, दो चीज़ें हम कर चुके हैं। नंबर 1, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगा। नंबर 2, वो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी सेल ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, सो दैट अल्टीमेटली ही विल गेन मोर प्रॉफिट्स।
उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इस तरह से वो दो चीज़ों से हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, यानी ही विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड अर्न द मोर रेवेन्यू, यानी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। देन नो न्यू फर्म्स एंटर इन द इंडस्ट्री इन शॉर्ट रन, यानी शॉर्ट पीरियड में ये अज्यूम किया जाएगा कि कोई न्यू इंडस्ट्री उस मार्केट में नहीं इंटर कर रही है, इनके लिए उनका बिहेवियर लगभग सेम है। देन कंडीशंस, अब लास्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो हर मार्केट में सेम है बच्चों, और वो क्या है, दैट इज नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल। और दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करेगा, लेकिन फ्रॉम बिलो, वो बिलो से कट करेगा। ओके बच्चों, अब ये था आपके अजम्पशन जो हमने डिस्कस किए। अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर, पहले आते हैं ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लेकिन इन शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में जब इक्विलिब्रियम एक फर्म जो है वो एंजॉय करती है, तो फिर से यहाँ 3 कंडीशंस हैं, यानी वो कौन से 3 कंडीशन हैं, या तो प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में अर्न करेगा एक्सेस प्रॉफिट जो फर्स्ट कंडीशन है, या तो वो अर्न करेगा नॉर्मल प्रॉफिट जो सेकंड कंडीशन है, या कभी कभी कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि ही मे सफ़र मिनिमम लॉस, वो थोड़ा लॉस भी सफ़र कर सकता है। तो चलो पहले देखते हैं शॉर्ट रन में। अब जब शॉर्ट रन में उसका इक्विलिब्रियम है, उसके अजम्पशंस तो हमने बच्चों देख ले। अब हम देखेंगे पहले फर्स्ट जो है वो है विथ एक्सेस कैपेसिटी, यानी एक्सेस प्रॉफिट। अब ये एक्सेस प्रॉफिट हमें तब दिखाई देता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू जो हो वो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये तभी पॉसिबल होता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के हो, क्योंकि जनरली हमने किया है कोई भी मार्केट हो, कोई भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो, हम कंडीशंस क्या कर रहे हैं बच्चों, नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा जो MC कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगा। बराबर बच्चों, तो चलो देखते हैं डायग्राम में। पहले तो L का फॉर्मेट मैंने ले लिया, YOX, यहाँ पे हमने बता दिया ये क्या है, आउटपुट, यहाँ पे क्या है, Y एक्सिस पे प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, तीनों हमें दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, अब शॉर्ट रन है तो एक ही जगह से आपका जो दैट इज आपका पहले हम क्या दिखाएंगे, एवरेज रेवेन्यू, लेकिन शॉर्ट रन में तो शॉर्ट रन में SAR, फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू में MR, लेकिन शॉर्ट रन में है तो SMR। ओके बच्चों, क्योंकि शॉर्ट रन में है तो S लिखना है, लॉन्ग रन में है तो L लिखना है, तो SAR और SMR। पहले लिख लो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, हमेशा एवरेज रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू से अबव देखा गया है क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व, वो डिमांड कर्व भी रहता है ना। अब हमारा जो MC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्योंकि जितने भी इक्विलिब्रियम है हर प्रोड्यूसर उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम या रेस्टिंग पॉइंट कहता है, या मैक्सिमम पॉइंट जो आपके प्रॉफिट की इंजॉय करने की उस जगह पे कोशिश करता है जहां उसका मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो जब हम मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कर्व देखते हैं तो वो यू शेप रहते हैं, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट कर्व रहता है वो आपका ज़्यादातर हम लोग देखते हैं फ्लैटर रहता है, वो धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट फास्ट बढ़ता है, फास्ट फॉल होता है, यानी उसका जो स्पीड है रैपिड जो है वो काफ़ी रहता है, यानी उसमें चेंजेस रैपिड आते हैं जबकि एवरेज में स्लो आते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, सपोज ये मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट किस में है, शॉर्ट रन में। ये मार्जिनल कॉस्ट जो मैंने डॉटेड से लिया, इसने MR को टच किया यहाँ पे, ये हमें क्या मिला बच्चों, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो आपको मिला क्वांटिटी,
अब यहाँ से ड्रैग करो जो एवरेज रेवेन्यू, यानी हमें डिमांड के ऊपर टच किया, यानी हमारा डिमांड यहाँ आया, यानी रेवेन्यू फिक्स हो गया। और जब रेवेन्यू फिक्स हो जाता है तो सामने आपकी प्राइस भी मार्केट में डिसाइड हो जाती है, ओपी। बराबर बच्चों, यानी इस लेवल पे जहां आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जहां हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, यानी ओ क्यू क्वांटिटी इज प्रोड्यूसर जो है वो सेल करता है एट प्राइस ओपी। बराबर बच्चों, जब इस तरह से वो सेल करता है यानी टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी हो गई बच्चों, ओपी, क्वांटिटी कितना है, ओ क्यू, यानी टोटल रेवेन्यू आपका कितना हो गया, ये पूरा जो आपका रेक्टेंगल है ये टोटल रेवेन्यू है, दैट इज पी ओ क्यू आर। ये है पी ओ क्यू आर, ये रेवेन्यू मिला। ओके, अब मेन आता है टोटल कॉस्ट। हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी कितनी है, चलो कॉस्ट का भी देख लेते हैं, यानी एवरेज कॉस्ट का। अब जब हम एवरेज कॉस्ट का देखते हैं तो सपोज ये एवरेज कॉस्ट, हमने कहा एवरेज कॉस्ट का जो है वो कम है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये सेक कर्व है, ये है सेक कर्व। ओके, इस सेक कर्व में हम देख रहे हैं ये यहाँ ऐसे टच कर रहा है। बराबर, देखो ये एवरेज रेवेन्यू से कम है, ये एवरेज रेवेन्यू से कम है, हमने उसको नीचे डेलिबरेटली प्लॉट किया। अब जब इस लेवल पे आ जाते, ओके, जब हम इस लेवल पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, दैट इज एस और ये टी, ये हमें 2 पॉइंट्स हमें मिले। यहाँ पे इस कॉस्ट के लेवल पे हमने एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है वो प्लॉट किया। अब बच्चों हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया कि ये जो पूरा एरिया है, ये रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया, क्योंकि कॉस्ट है आपकी, ये कॉस्ट कितनी हुई बच्चों आपकी, कॉस्ट है आपकी ओ एस और क्वांटिटी है ओ क्यू, यानी आपका ओ एस इंटू ओ क्यू, यानी हमारी कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों, एस ओ क्यू टी, एस ओ क्यू टी, ये है कॉस्ट। ओके, अब देखो आपका जो रेवेन्यू है वो ये बड़ा रेक्टेंगल है, पी ओ क्यू आर। अब इसमें से माइनस करेंगे ये छोटा रेक्टेंगल यानी कॉस्ट का, एस ओ क्यू टी। तो ये जो मैंने शेडेड दिखाया है, ये शेडेड क्या है बच्चों, ये है आपका एक्सेस प्रॉफिट, या इसको बोलते हैं एक्सेस प्रॉफिट, या इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एसएनपी, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जब हम करते हैं तो एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट कब मिलता है, जब आपके टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू हमें कितना मिला, पी ओ क्यू आर, माइनस करते हैं एस ओ क्यू टी, एस ओ क्यू टी, ये छोटा रेक्टेंगल कॉस्ट का माइनस किए, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, जो ये शेडेड एरिया था, पी एस टी आर। तो ये पी एस टी आर, ये है आपका एक्सेस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एवरेज रेवेन्यू था इट वाज ग्रेटर देन आपका एवरेज कॉस्ट। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक प्रोड्यूसर ज़रूर अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा एंजॉय करता है, हमें दिखाई देता है। तो ये पहली सिचुएशन है जो शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट एंजॉय करता है विथ एक्सेस प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब हम चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड कंडीशन जो है वो हम करते हैं एक्सेस नहीं, वहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जब एक प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करता है तो वहाँ कंडीशन कैसे होती है बच्चों, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब ऐसा सिचुएशन है तो देखो हमें डायग्राम किस तरह से मिलता है, चलो वैसे करके देख लेते हैं हम लोग। लेट्स सी, बहुत इजी है बच्चों, और मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ डायग्राम है बच्चों तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि जितना आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि डायग्राम करेक्ट यानी एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे है आउटपुट, एक्स एक्सिस, यहाँ पे है प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू। ओके बच्चों, अच्छा अब हम पहले ड्रॉ करते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, जो थोड़ी फ्लैटर है।
एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू, शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, ये डिसाइड हो गया। अब हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और आपको मालूम है मार्जिनल कॉस्ट में हमेशा डॉटेड में आपको दिखाती हूँ ताकि थोड़ा अलग से दिखे। SMC अलग से दिखेगा तो जल्दी आपको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होगा। ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रैग करो, यहाँ फिर एवरेज रेवेन्यू पे मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा, जिससे मार्केट में प्राइस डिसाइड हो जाएगी। बराबर बच्चों? अच्छा, अब मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो सेम आ गया। टोटल रेवेन्यू कैसे? जहाँ पे MC जो है वो MR को कट कर रहा है, वहाँ मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, यानी OQ क्वांटिटी विथ OP प्राइस। बराबर? तो रेवेन्यू क्या हुआ? दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी आपका प्राइस जो है वो OP और क्वांटिटी है OQ। मैंने जब उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये बड़ा रेक्टेंगल POQR। ओके बच्चों, अब आते हैं टोटल कॉस्ट। जब हम कॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो कॉस्ट हमें दिखाई देती है वो किस तरह से दिखाई देती है? हमने कहा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इस तरह से दिखाई देता है। ओके, यानी ये है आपका सेक कर्व। अब यहाँ पे इस सेक कर्व में हमने क्या देखा? कॉस्ट भी सेम है। ओके बच्चों, ये कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू को टेंजेंट की पोजीशन में टच करता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि जहाँ पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट है यानी एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और जब वो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का इक्वल है यानी वो उसको टेंजेंट पोजीशन में रहेगा। आप वो ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो, योर डायग्राम इज करेक्ट, यानी आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू सेम आना चाहिए। अब देखो कॉस्ट भी सेम है, कॉस्ट भी सेम OP और क्वांटिटी है OQ, यानी फिर से POQR। ओके, ये है टोटल कॉस्ट। अब आप देख रहे हो जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट है दोनों सेम, तो हम क्या लिखते हैं? एज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट सेम है, इज इक्वल टू सेम POQR। देयरफॉर जो प्रोड्यूसर है वो क्या एंजॉय करेगा? प्रोड्यूसर एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय करेगा अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर, एक सेलर जो है वो शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करता है अगर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ओके बच्चों, तो ये हमें दिखाई दिया विथ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब हम लोग देखेंगे इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम लेकिन लॉस के साथ। ये तीसरी कंडीशन। पहला क्या था? एक्सेस प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा हमने क्या देखा? नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा हम क्या देखेंगे बच्चों? लॉस। जब हम देखते हैं लॉस की पोजीशन हमें दिखाई देती है, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन जब लॉस के साथ रहता है दैट इज थर्ड पोजीशन, तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। कुछ भी लिखो बच्चों, हम दिखाएंगे उसको डायग्राम के साथ। बहुत आसान है क्योंकि बेसिक तो देखो सेम है। कैसे? पहले एल का फॉर्मेट निकालो। ओके, ये हमेशा याद रखो, एल का फॉर्मेट हो जाए, एक्स एक्सिस पे क्या होगा? आउटपुट, वाई एक्सिस पे क्या होगा? प्राइस है, कॉस्ट भी है और रेवेन्यू भी है। तीनों चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं। ओके बच्चों, आप पहले एवरेज रेवेन्यू, शॉर्ट रन में एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट रन में मार्जिनल रेवेन्यू, फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट का, चलो भाई इसको भी हमने मार्जिनल कॉस्ट का डिसाइड कर लिया। अब हमें मिला इक्विलिब्रियम, स्ट्रेट लाइन इधर आपकी आ जाए, क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ड्रैग कर दो, यहाँ रेवेन्यू डिसाइड हो गया, मार्केट की प्राइस भी डिसाइड हो गई। अब इस लेवल पे आपका फिर से जो रेवेन्यू है वो डिसाइड हो गया, यानी वही आपका प्राइस OP, क्वांटिटी OQ, तो आपका रेवेन्यू हो गया
OQR। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट सेम हो गया। अब आते हैं कॉस्ट पे। ओके, अब जब हम कॉस्ट पे आते हैं, अब हमने क्या लिखा, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है, लेकिन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये है आपका सेक कर्व। हमने एवरेज रेवेन्यू से थोड़ा ऊपर लिया। ओके बच्चों, तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ से रेवेन्यू से थोड़ा ऊपर ले लो, क्योंकि ये थोड़ा लॉस एक प्रोड्यूसर को सफ़र करने को मिला है। तो चलो यहाँ से देखते हैं, ये S और ये T। ओके, अब ये जो हिस्सा है, ये कॉस्ट देखो ज़्यादा हो गई है। कॉस्ट कितनी हो गई है, OS, और क्वांटिटी है OQ, यानी आपकी कॉस्ट, ये बड़ा रेक्टेंगल SOQT, ये है हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट ज़्यादा, बड़ा रेक्टेंगल है SOQT, लेकिन हमें रेवेन्यू मिला है POQR। तो ये जो बच गया है छोटा रेक्टेंगल, ये एक मोनोपोलिस्ट का मिनिमम लॉस है, जो उसे इस मार्केट में मे बी फ्यू कंडीशन की वजह से, मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से उसे ये लॉस जो है वो सफ़र करने को मिला है। तो ये है पूरे लॉस की सिचुएशन जो हमने दिखा दिया, और एरो दे के दिखाना है ये क्या है, लॉस। तो लॉस कब होता है बच्चों, लॉस होता है जब आपका टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर, कॉस्ट बड़ी है SOQT, ये रेक्टेंगल बड़ा है। अब इसमें से माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू जो कम है, POQR। माइनस किया तो हमें कितना मिला, आप शेडेड रेक्टेंगल बराबर बच्चों बताओ, SPRT। तो SPRT ये है लॉस ऑफ प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में अंडर विथ लॉस का सिचुएशन। तो ये तीनों सिचुएशन है जो हमें दिखाई देता है कि अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन है, तो इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर तीन जगह पे, तीन सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन को एंजॉय करता है। क्यों, क्योंकि हर एक की कॉस्ट अलग अलग है। अभी अभी हमने कहा हर एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट डिफरेंट है, तभी तो कोई एक्सेस प्रॉफिट एंजॉय करता है, कोई नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उसकी थोड़ी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई, और यहाँ तो कॉस्ट और थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसके लिए ही में सफ़र सम पोर्शन ऑफ लॉस। तो इस तरह से शॉर्ट रन के पीरियड में मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन में तीन सिचुएशन दिखाई देती है इक्विलिब्रियम की। एक तो एक्सेस प्रॉफिट, जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नंबर 3 दैट इज लॉस, जहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ओके बच्चों, ये था इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन। अब बाकी बचता है, ये क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के लिए रहता है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी एक शॉर्ट नोट आता है, और वो शॉर्ट नोट ये आता है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन में उन्होंने शॉर्ट नोट पूछा आपसे, तो इंट्रोडक्शन बता देना है। आप इंट्रोडक्शन के बाद उसका एक कोई डेफिनेशन बता दो, जैसे हमने मार्शल का डेफिनेशन बता दिया। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, या तो मार्शल का डेफिनेशन या किसी रेफरेंस बुक में स्टोनियर और हेग का भी डेफिनेशन दिया गया। अब स्टोनियर और हेग जो है वो क्या कहते हैं कि इस मार्केट में देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन विच इज़ वेरी कीन, मतलब काफ़ी जो है वो कीन जो अब हमारी कंपटीशन रहती है, टक्कर की कंपटीशन हमें दिखाई देती है। तो देयर इज़ अ कंपटीशन विच इज़ कीन दो नॉट परफेक्ट, जबकि एग्जाम क्लियरली परफेक्ट नहीं होती है, अमंग द मेनी फर्म्स मेकिंग वेरी फेमिलियर प्रोडक्ट्स, जो काफ़ी सिमिलर और फेमिलियर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एकदम क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं रहते हैं, परफेक्ट नहीं रहते हैं, लेकिन दे आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। ओके बच्चों, अब कोई भी आप डेफिनेशन लिखो और उसके बाद आप इक्विलिब्रियम की पहले अजम्पशन, और अजम्पशन के बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, अभी हम दिखा रहे हैं शॉर्ट रन की जगह अभी लॉन्ग रन। अब आ रहे हैं फाइनल हमारा शॉर्ट नोट, दैट इज लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन, जब एक मोनोपोलिस्टिक फर्म
लॉन्ग रन का हिस्सा बनती है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में वही प्रोड्यूसर सरवाइव करता है जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इसके लिए लॉन्ग पीरियड में हम देखते हैं कि हर कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट में भी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऐसा रहता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को एक इनफ टाइम मिलता है टू मेक सम चेंजेस इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केट की स्ट्रेटजी में, पैकिंग में या अपने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी चेंजेस कर सकता है। अपने प्लांट की साइज़ जो है वो बढ़ा सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी है उसको चेंज कर सकता है, टेक्निकल नो हाउ को इम्प्रूव कर सकता है। तो काफ़ी चेंजेस जो है वो लॉन्ग पीरियड में होती हैं। तो लॉन्ग पीरियड में एक बिजनेसमैन तब तक अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है जब तक ही इज़ एबल टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमेशा एक लॉन्ग पीरियड में, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोड्यूसर एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेता है। तो इसके लिए हमें, जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो उसमें एक ही सिचुएशन दिखाई देती है बच्चों, और वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट। और जब नॉर्मल प्रॉफिट की बात आती है तो आप बताओ कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट के इक्वल। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट में हम फिर देखते हैं एक डायग्राम, और वो डायग्राम आपने अभी अभी शॉर्ट रन में कवर किया क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हमने देखा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन एंजॉय करता है। अच्छा, अब डायग्राम, पहले एल का फॉर्मेट हमेशा याद रखो, एल का फॉर्मेट बनाना है। वाई एक्सिस पे प्राइस भी है, कॉस्ट भी है, रेवेन्यू भी है, तीनों आते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारा रहता है आउटपुट। ओके बच्चों, अब लॉन्ग पीरियड है तो लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू, और लॉन्ग रन में मार्जिनल रेवेन्यू। शॉर्ट रन है तो एस, लॉन्ग रन है तो एल। ओके बच्चों, अब मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन वो भी लॉन्ग पीरियड में, तो लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट यानी एलएमसी, उसने एलएमआर को टच किया यहाँ पे, यानी आपको मिला इक्विलिब्रियम। तो आप इसका परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन क्यू। अब इसको ड्रैग करो ऊपर, यहाँ पे मिला हमें रेवेन्यू। अब यहाँ पे मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गई। ओके बच्चों, यानी आपका टोटल रेवेन्यू फिर से वही प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस है ओपी, क्वांटिटी है ओक्यू, यानी आपका टोटल रेवेन्यू विल रिमेन सेम POQR, POQR हो गया। अब आते हैं आपका कॉस्ट। अब कॉस्ट जो रहता है लॉन्ग रन में वो भी कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, लेकिन हमने क्या देखा, कंडीशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब दोनों सेम, तो इस लेवल पे आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व रहेगा वो फ्लैटर यू शेप, और दैट इज कॉल्ड लेग कर्व, ऑलवेज टेंजेंट विथ पोजीशन आर, वो उसके साथ टेंजेंट की पोजीशन में रहेगा। यानी आपका कॉस्ट कितना रहा वो भी सेम ओपी, क्वांटिटी कितना है वो भी OQ, यानी आपका रेक्टेंगल POQR बच्चों। ओके, अब देखो आपका जितना टोटल रेवेन्यू था उतना ही टोटल कॉस्ट, तो एज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, देयरफॉर प्रोड्यूसर विल एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे वो क्या एंजॉय करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, इस यहाँ पे जब हम लोग लॉन्ग रन में हैं तो लॉन्ग रन में लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये चारों इक्वल रहते हैं, तभी एक प्रोड्यूसर जो है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एंजॉय करता है, क्योंकि इस लेवल पे जनरली वी ऑब्जर्व इट, हर एक चीज़ जो है वो इक्वल है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट सेम था, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू वो भी सेम, तो ये चारों पोजीशन सेम है।
तो इसकी वजह से लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हिस्सा है उसमें ही विल एंजॉय द नॉर्मल प्रॉफिट, और वो उसी नॉर्मल प्रॉफिट से कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड में सरवाइव कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये दिखाई देता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लेकिन इन लॉन्ग रन। ओके बच्चों, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। क्या था कि एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे एंजॉय करता है। नंबर 1 शॉर्ट रन, ये अलग क्वेश्चन आता है जिसमें 3 हमें सिचुएशन दिखाई देती हैं। एक्सेस प्रॉफिट, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नंबर 3 दैट इज लॉस की सिचुएशन, जहाँ पे हमारा कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट एज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो वो 3 सिचुएशन शॉर्ट पीरियड में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रोड्यूसर का कॉस्ट का अलग है, प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में एवरी मोनोपोलिस्ट जो रहता है मार्केट में एंजॉय करता है एक नॉर्मल प्रॉफिट, और उसमें हमें क्या दिखाई देता है, टेंजेंसी की सिचुएशन, एवरेज रेवेन्यू और लैक कर्व जो रहता है, जो काफ़ी फ्लैटर यू शेप रहता है लेकिन एवरेज रेवेन्यू के साथ टेंजेंट की सिचुएशन में रहता है। तो बस यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सब आपके इक्वल, तो बस प्रोड्यूसर एंजॉय कर रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बच्चों, तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स हैं, और इसमें हमने शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डिस्कस की। लेकिन अभी आपकी बारी है ये डायग्राम को किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था डायग्राम राइट आपका एक्सप्लेनेशन राइट। डायग्राम में गड़बड़ करोगे तो एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली को वी विल कंसिडर एज अ रॉन्ग। ओके बच्चों, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.